हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द स्टेप फादर। इस कहानी की शुरुआत होती है बेलवी नाम के एक छोटे से शहर के एक पीसफुल कम्युनिटी से, जहाँ हर एक घर बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने की तरह परफेक्ट था। अपने अपने लाइफ में बहुत ही खुश थे सभी। सारे नेबर्स सुख दुख में एक दूसरे का साथ भी निभाते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था उन्हीं के बीच एक पागल खूनी भी छुपा है, हेनरी मॉरिसन नाम से, जो बाहर से तो दिखने में बिल्कुल उन्हीं की तरह था, एक बहुत ही नॉर्मल लुकिंग बंदा, लेकिन उसके अंदर असल में एक पागल दरिंदा छुपा था जो एक रात अपने पूरे परिवार का खून कर देता है। बहुत ही बेरहमी से उनके शरीर को चाकू से कुचलता है, यहाँ तक कि अपने 5 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ता वो। अब इतना बड़ा कांड करके वो खुलेआम तो घूम नहीं सकता था, ऑब्वियसली छुपना था उसे। लेकिन छुपने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका ढूंढ निकालता है हेनरी। सबसे पहले वो वॉशरूम में जाकर अपने सारे बिलोंगिंग्स जिन पर खून लगा था, मतलब उसके कपड़े, उसकी रिंग, इवन उसका चश्मा, सब कुछ एक सूटकेस में पैक कर लेता है। फिर अच्छे से खुद को साफ करता है और फिर शुरू करता है असली खेल। हम देखते हैं धीरे धीरे अपना पूरा हुलिया ही बदल लेता है वो। हेयर कट करता है, उस पर कलर लगाता है और विग भी पहन लेता है जिससे उसका ब्लैक हेयर ब्राउन दिखे। फिर अपने घने लंबे बियर्ड को काट के बिल्कुल क्लीन शेव कर लेता है वो, और चश्मे के बदले पहन लेता है लेंसेस। इससे होता ये कि वो बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं रहता। कुछ ही मिनट के अंदर एक कंप्लीटली अलग इंसान में कन्वर्ट हो चुका था वो, और एग्जैक्टली यही तो वो चाहता था। तो इसके बाद और क्या, वो एकदम आराम से गाना गाते हुए अपने घर से निकलता है, कैजुअली वॉक करते हुए अपने लोकेलिटी को क्रॉस करता है और एक बोट पे चढ़ के बीच समुंदर में जा पहुंचता है। अपने सूटकेस को पानी में फेंक देता है और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है वो। किसी को पता नहीं चलता उसके बारे में, ना पुलिस को कभी उसकी कोई ट्रेस मिलती है, ना मॉरिसन फैमिली को जस्टिस मिलता है। फाइल्स में कैद एक मेयर लॉस्ट केस बन के रह जाता है वो किस्सा। उधर हम फिर से उससे मिलते हैं पूरे 1 साल बाद। पता चलता है अभी उसका नया नाम जेरी ब्लैक है। ओकरिज नाम के एक सबब एरिया में नई जिंदगी बसाई है उसने, एक नई आइडेंटिटी और एक झूठी बैकग्राउंड स्टोरी के साथ। बाय प्रोफेशन अभी एक रियल्टर है वो। अपने टॉकेटिव नेचर के कारण काफी सक्सेसफुल भी है, और तो और एक सुजैन नाम के विडो से शादी भी करी है उसने। नाउ ऑब्वियसली यहाँ किसी को उसके अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जेरी ने सबको अपने बातों के जाल में ऐसा फंसा रखा था कि कभी किसी को शक ही नहीं हुआ। सुजैन को तो उसने पहले ही पटा लिया था। जेरी के प्यार में पागल थी वो, खुद से ज्यादा भरोसा करती थी उस पर। तो उससे शादी करके उसी के जरिए उसके नेबरहुड में एंट्री मिल गया था जेरी को। अपने एक्टिंग स्किल को काम पे लगा के सबकी नजरों में खुद को एज अ परफेक्ट हस्बैंड साबित कर चुका था वो। लेकिन इतने सारे अच्छाई के बीच बस एक ही चीज थी जो जेरी को परेशान कर रही थी, वो थी सुजैन की 16 साल की बेटी स्टेफनी। जेरी के हजारों कोशिशों के बावजूद पता नहीं क्यों वो कभी उसका दिल जीत नहीं पाया। शायद सिर्फ वही थी जिसे उसकी असलियत नजर आती थी। उसके इस ट्रू जेंटलमैन वाले चेहरे के पीछे छुपे शैतानी नियत को काइंड ऑफ सेंस कर पाती थी स्टेफनी। लेकिन ये बातें वो किससे शेयर करे? अपने माँ से तो हरगिज नहीं। उसे पता था उसकी माँ ये बातें समझ नहीं पाएगी, और वो बताएगी भी तो क्या कि उसे जेरी पसंद नहीं। पर क्यों? वजह तो खुद उसे भी पता नहीं था। ऐसे में बस एक ही इंसान थे जो उसे समझते थे, और वो थे उसके साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर बॉन्डुरांट। स्टेफनी पिछले 1 साल से उनके पास जा रही थी अपना काउंसलिंग करवाने, जिसका मेन रीजन उसके अपने डैड के मौत को लेकर ट्रॉमा था। उनके एब्सेंस को वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। अंदर ही अंदर तड़पने लगी थी बेचारी, और धीरे धीरे उसका ये घुटन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन में बदल चुका था। हर चीज से नाराज रहने लगी थी स्टेफनी। स्कूल में बेवजह अपने क्लासमेट से लड़ने लगी थी, जिससे उसे कई दफा सस्पेंड भी किया गया था। अब भले ही सबको यही रीजन पता था, लेकिन सिर्फ डॉक्टर बॉन्डुरान जानते थे कि स्टेफनी की असली प्रॉब्लम असल में उसके डैड की नामौजूदगी नहीं, बल्कि उसके घर में जेरी की मौजूदगी है। उसे स्टेप डैड इस टर्म से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेरी को जैसे वो सहन ही नहीं कर पाती। जबकि अगर देखा जाए तो वो उसके लिए सब कुछ करता था। एज अ गार्डियन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता था वो, जिस वजह से सुजैन भी बहुत रेस्पेक्ट करती थी उसे। लेकिन स्टेफनी को जैसे सब कुछ ही एक दिखावा लगता था। वो सिर्फ ये समझ नहीं पाती थी कि क्यों ऐसा लग रहा है उसे। कोई ठोस वजह भी तो नहीं है।
डॉक्टर बॉन्डुरंट उसे बहुत समझाते थे कि अब जेरी उनके लाइफ का एक हिस्सा है, ये सच्चाई उसे एक्सेप्ट करनी ही होगी, एटलीस्ट अपनी माँ के खातिर। अब ये बात तो खुद स्टेफनी भी जानती थी। वो कोशिश भी करती थी, लेकिन फोर्सफुली अपनी फीलिंग्स को दबाने के चक्कर में वो और ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उसके अंदर हर वक्त एक कन्फ्लिक्ट चलने लगा था, जिसका इफेक्ट उसके पढ़ाई पे भी दिखने लगा था, और डॉक्टर बॉन्डुरंट भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। एज द रिजल्ट, नेक्स्ट टाइम जब वो स्कूल में फिर से लड़ाई करती है तो उसे स्कूल से और सस्पेंड नहीं बल्कि एक्सपेल ही कर दिया जाता है। लेकिन इससे स्टेफनी काइंड ऑफ खुश होती है, क्योंकि उसे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेने का एक मौका मिल चुका था। वो कुछ भी करके अपने घर से दूर जाना चाहती थी, उस आदमी से दूर। लेकिन जेरी ऐसा होने देता बना। उसके मुताबिक फैमिली को हर वक्त एक साथ ही रहना चाहिए, स्पेशली बच्चों को। वो सुजैन को प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, जो वो करता भी है। वो खुद जाता है प्रिंसिपल से बात करने और अपने मीठी मीठी बातों से उन्हें मना भी लेता है। अब इससे सुजैन के मन में उसके पति के प्रति रेस्पेक्ट दुगना हो चुका था। लेकिन स्टेफनी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। घर में एक जेल जैसा माहौल फील होता था उसे। जेरी ने उसके माँ को दूर कर दिया था उससे। उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि सुजैन अपना हर एक डिसीजन उसी से पूछकर लेने लगी थी। उनका अपना तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा था। स्टेफनी समझती थी जेरी क्या चाहता है। उसे असल में परफेक्ट फैमिली चाहिए, जैसा टीवी पर दिखाता है एग्जैक्टली वैसा, एक ऐसा परिवार जिसे वो कंट्रोल कर सके, उसका कहना ही जहाँ फाइनल वर्डिक्ट हो। लेकिन स्टेफनी को ये मंजूर नहीं थी। वो उससे झगड़ती तो नहीं थी, लेकिन जितना हो सके उसे इग्नोर जरूर करती थी, जो जेरी के लिए काफी ह्यूमिलिएटिंग होता था। अंदर ही अंदर गुस्से के आग में जलता था वो, लेकिन उनके सामने कभी रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि वो सच में चाहता था उसका सपना पूरा हो, उसे एक आइडियल फैमिली मिले। पिछली बार की तरह कोई ब्लंडर करना नहीं चाहता था वो, और उसके लिए उसे जितना वक्त लगे वो देने के लिए तैयार था जेरी। उसे कोई जल्दी नहीं थी, मेनली बिकॉज उसे यकीन था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अपने करतूतों को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था वो, लेकिन उसे पता नहीं था उधर बेलव्यू में ऑलरेडी उसे पकड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोई है जो उसके पैटर्न को समझ चुका है। अभी देर थी तो बस कुछ कड़ियां जोड़ने की। हम बेलव्यू में एक जिम नाम के बंदे को देखते हैं अपने एक रिपोर्टर दोस्त से बात करते हुए। पता चलता है वो मिसेस मॉरिसन का भाई है, और इस केस को स्टडी करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है उसे कि उस हादसे के ऑलमोस्ट 3 महीने पहले हेनरी ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, लेकिन घर में कुछ बताया नहीं था उसने। वो हर रोज सुबह ऑफिस के टाइम पे ही निकल जाता था और सही समय लौट भी आता था। इसका एक ही मतलब हो सकता है, वो इस शहर के आसपास ही कहीं जाता था अपना नया टारगेट ढूंढने, एक ऐसी जगह जहां से आना जाना इस टाइम फ्रेम के अंदर पॉसिबल हो, जहां सब कुछ सेट करके ही फिर यहाँ का चैप्टर क्लोज किया होगा उसने। मे बी वो अभी भी वहीं बच छुपा है। ऐसे में जिम एक चांस लेना चाहता था। वो अपने रिपोर्टर दोस्त से रिक्वेस्ट करता है इस केस पर एक आर्टिकल लिखने के लिए, और हेनरी के फोटो के साथ उसे इन्हीं जगह पर सर्कुलेट करने के लिए। पुलिस तो कब की बंद कर चुकी है इस केस को, क्या पता उसकी इस फोटो को देखकर कोई हेनरी को पहचान ले। अब ये काफी वाइल्ड अप्रोच था, लेकिन वो रिपोर्टर भी आखिरकार राजी हो ही जाता है जिम के बातों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहता था उस खूनी को ढूंढना। उस हादसे के दिन वो खुद आया था इस घर में, अपने आंखों से देखा था उस दरिंदे की हैवानियत को। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता फिर किसी के साथ ऐसा कुछ हो, तो वो अगले दिन उस रिपोर्ट को बना के पब्लिश कर देता है। उधर ऑन दी सेम डे हम ओक रिज में जेरी को देखते हैं अपने घर में एक गेट टुगेदर अरेंज करते हुए अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ। एक्चुअली ये भी उसका एक चाल ही था, बस एक दिखावा, सबके सामने खुद को एक परफेक्ट फैमिली मैन दिखाने का। लेकिन इसी बीच एक कांड होता है। जेरी के दोस्त की नजर पड़ती है उसी आर्टिकल पर जिसे उस रिपोर्टर ने पब्लिश करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई इमेज इंक्लूडेड नहीं था, जिस वजह से सही जगह पहुंचने के बावजूद, सबके नजरों में आने के बावजूद जिम का काम हासिल नहीं होता। बस जेरी एक सेकेंड के लिए चौंक जरूर उठता है, सिंपली बिकॉज उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने दिनों बाद भी कोई इस स्टोरी को फॉलो अप करेगा। भले ही उसके ये रिएक्शन किसी और ने नहीं देखी, लेकिन स्टेफनी के आंखों से वो बच नहीं पाता। उसने पढ़ लिया था जेरी का चेहरा, समझ लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर से ठीक इसके बाद ही जब वो बेसमेंट में जाती है आइसक्रीम लाने, तभी उसे वहां जेरी की आवाज सुना देती है जो जोर जोर से चीख रहा था। बार बार बस एक ही बात रिपीट कर रहा था वो, कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन इस परिवार को टूटने नहीं देगा।
फ्रस्ट्रेशन में पागल की तरह हाथ पैर मारने लगा था। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसके सामने और भी कोई है, वो किसी और से बात कर रहा है। अब ये सब देखकर काफी घबरा जाती है स्टेफनी और जेरी भी उसे देखकर काफी ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाता है। लेकिन अपने भोली भाली बातों से सिचुएशन को मोड़ने की कोशिश जरूर करता है वो, जो कि कामयाब नहीं होता। स्टेफनी पर उसका कोई जादू नहीं चलता। स्टेफनी उससे कुछ कहती तो नहीं, लेकिन जेरी के प्रति उसका शक दुगना हो चुका था। शाम को पार्टी खत्म होते ही वो चुपके से जाके उस न्यूज़पेपर को ढूंढ निकालती है और उस आर्टिकल को काट करके अपने पास रख लेती है। वैसे तो ये 1 साल पहले का हादसा था, ऑलमोस्ट सभी को पता है, लेकिन वो लोग उस समय अपने पापा के डेथ को लेकर इतना ट्रॉमेटाइज्ड फेज से गुजर रहे थे कि उन्हें दुनिया में और कहाँ क्या हो रहा है किसी चीज की भनक नहीं थी। लेकिन अभी सोचने पर स्टेफनी को एक शॉकिंग बात रियलाइज होती है कि इस हादसे के अराउंड ही तो जेरी ने इस शहर में एंट्री किया था और उसके माँ से उसकी मुलाकात हुई थी। अब भले ही ये एक वाइल्ड गेस था, लेकिन स्टेफनी बात को दिमाग से निकाल नहीं पाती। एक्चुअली उस दिन बेसमेंट में जेरी को उसने जिस तरह से चिल्लाते हुए देखा था वो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं था। गुस्सा तो उसे भी बहुत आता है, लेकिन उसने तो कभी साइको की तरह बर्ताव नहीं करी। कुछ तो था उसके बर्ताव में जो स्टेफनी को उसे इस केस से जोड़ने पर मजबूर कर रहा था। बस एक हंच, लेकिन उसी पर बेस करके स्टेफनी एक सडन स्टेप ले लेती है। वो एक लेटर भेजती है उस न्यूज़पेपर ऑफिस में ये कहकर कि वो मास मर्डर के ऊपर प्रोजेक्ट बना रही है जिसमें बेलव्यू केस भी शामिल है, तो उसे उस खूनी का फोटो चाहिए। उसे लगा नहीं था इसका कोई जवाब आएगा भी, बट फॉर्चुनेटली वो आता है एंड अनफॉर्चुनेटली वो जेरी का हाथ लगता है। वो समझ चुका था ये किसका काम हो सकता है, लेकिन वो अपना आपा नहीं खोता। वो सिंपली उस फोटो को अपने पास रख लेता है और उसे लेकर पहुंच जाता है अपने den में, जो था इसी घर का बेसमेंट। बेसिकली वो जहां भी जाता था बेसमेंट में अपना एक वर्क प्लेस बना लेता था अपने छोटे मोटे कारपेंट्री DIY प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन असल में तो वो उसके लिए एक रिट्रीट जैसा होता था जहां वो सबकी नजरों से दूर अपने अंदर के सारे भड़ास को बाहर निकाल सकता था। आखिर रोज रोज के नाटक से वो भी तो थक जाता था ना, उसे भी तो ब्रेक चाहिए होता था। लेकिन इस फोटो को लेकर वो क्या करे? इस बार अगर उसने छुपा भी दिया, इस बात की क्या गारंटी है कि स्टेफनी दूसरी बार कोशिश नहीं करेगी? इससे बेहतर तो यही होगा ना कि वो उसके शक को जड़ से उखाड़ फेंके, जिसके लिए एक ब्रिलियंट आइडिया पर ढूंढ निकालता है जेरी। एक स्टूडियो में जाकर किसी दूसरे का फोटो उठा लाता है वो और उस एनवेलप में भर के रख देता है लेटर बॉक्स के अंदर। उधर स्टेफनी जब अगले दिन अपने काउंसलिंग सेशन के लिए जाती है और बोर्डिंग स्कूल में जाने की इच्छा जताती है, तो डॉक्टर बॉन्ड्रेंट उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो खुद जेरी से बात करेंगे। लेकिन जब वो उसके घर में कॉल करते हैं, जेरी कॉल रिसीव ही नहीं करता। सुजान के बुलाने पर कहता है, डॉक्टर बॉन्ड्रेंट से कहते मैं घर में नहीं हूँ। इवन अगली बार कॉल करने पर भी यही कहने के लिए कहता है वो। क्लियरली वो डॉक्टर बॉन्ड्रेंट को अवॉइड कर रहा था, पर क्यों? सुजान ये बात समझ नहीं पाती, लेकिन हम समझ पाते हैं जेरी असल में कन्फ्रंटेशन से डर रहा था। उसे पता था डॉक्टर बॉन्ड्रेंट एक साइकियाट्रिस्ट है, मन की बातें उगलवाने में माहिर है वो। ऊपर से स्टेफनी ने जरूर उनसे कहा है कि उसे उस पर शक है। ऐसे में अगर उसने बात करी और कुछ उल्टा सीधा निकल गया उसके मुंह से, तब इससे भला तो यही है ना कि वो अपना मुंह बंद रखे। लेकिन उसके इसी बिहेवियर से डॉक्टर बॉन्ड्रेंट का शक दुगना हो जाता है। उसे समझ आ जाता है स्टेफनी को एक्जैक्टली क्या ऑफ लगता है जेरी के बारे में। मगर डॉक्टर बॉन्ड्रेंट भी हार मानने वालों में से नहीं थे। सीधे रास्ते ना सही मगर दूसरे रास्ते जेरी से मिलने का इंतजाम वो कर ही लेते हैं। वो कॉल करते हैं जेरी के ऑफिस में और उससे एक घर के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। नकली आइडेंटिटी देकर वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं ऐसे वो एक पोटेंशियल बायर है, तो जेरी भी राजी हो जाता है उससे मिलने और नेक्स्ट डे शाम को ठीक 4 बजे उसे उसी घर पर मिलने के लिए बुलाता है। इधर डॉक्टर बॉन्ड्रेंट तो पहले से ही तैयार बैठे थे। मन ही मन सारे सवालों का एक लिस्ट बना लिया था उन्होंने, लेकिन वहां जाने से पहले स्टेफनी को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करते वो, ये सोचकर कि उसकी सोच गलत भी तो हो सकती है। तो उन्हें लगा खुद सब कुछ जांच करने से पहले स्टेफनी को बढ़ावा देना ठीक नहीं होगा। लेकिन ठीक यही उससे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर वो स्टेफनी को बताते तो शायद स्टेफनी भी उन्हें उस केस के बारे में बता पाती, उन्हें अलर्ट कर पाती पोटेंशियल थ्रेट के बारे में। लेकिन डॉक्टर बॉन्ड्रेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने अनजाने में ही खुद चलकर अपने मौत के मुंह में जाके पहुंचे वो। इनिशियली तो उसके सवालों से ही जेरी को शक होने लगा था। वो बस समझ नहीं पा रहा था ये आदमी इस घर से ज्यादा उसमें क्यों इंटरेस्टेड है।
उसके फैमिली में कौन है, वो मैरिड है या नहीं, उसके मुताबिक एक परफेक्ट फैमिली कैसा होना चाहिए, ये जानकर वो क्या करेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब डॉक्टर बॉन्ड्रेंट खुद ही अपने बातों के जाल में फंस जाते हैं। इनिशियली अपने आप को एज अ बैचलर प्रेजेंट करने के बावजूद बाद में उनके मुंह से गलती से अपने बीवी का नाम निकल जाता है। इससे जेरी भी समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है, तो वो एक और पल भी जाया नहीं करता। वहीं पर एक वुडन बार से अचानक ही हमला कर देता है डॉक्टर बॉन्ड्रेंट के माथे पर। जेरी को लगा था ये जरूर किसी पुलिस का स्पाई होगा, उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। वो एक के बाद एक बार से उनकी हड्डी पसली एक कर देता है जेरी। फिर उनके लाश को कागज में रैप करके उन्हीं के गाड़ी के डिक्की में डाल के एक सुनसान जगह पर ले जाता है एंड फाइनली उन्हें ड्राइवर सीट पे बिठा के आग लगा देता है उस गाड़ी में, ताकि ऐसा लगे कि ये कोई रैंडम एक्सीडेंट है। इस पॉइंट तक जेरी को पता चल चुका था ये डॉक्टर बॉन्ड्रेंट है, लेकिन इससे उसे कोई रिग्रेट नहीं होता। आखिर उसे जरूरत ही क्या थी झूठ बोलकर उससे आके मिलने की। जेरी ने तो कोशिश करी थी ना उससे पीछा छुड़ाने की, अब उसे खुद ही मरने की इतनी जल्दी थी, तो इसमें जेरी क्या कह रही। उल्टा इससे जेरी का काइंड ऑफ फायदा ही होता है। इस खबर को यूज करके वो स्टेफनी के करीब जा पाता है। उसे दिलासा देने के चक्कर में पहली बार अपने बेटी को गले लगा पाता है जेरी। उधर स्टेफनी को वो एनवेलप में मिल चुका था इसी बीच, जिसके अंदर किसी और आदमी की फोटो देखकर पहले तो काफी डिसअपॉइंटेड हुई थी वो, फिर अपने आप पर ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी उसे, जिसके चलते वो जेरी से पैचअप कर लेती है। अपने पास्ट बिहेवियर के लिए खुद से जाकर माफी मांगती है उससे। अब इससे जेरी तो खुश होता ही है, साथ में उसकी माँ भी फाइनली चैन की सांस ले पाती है। आखिरकार उसके बेटे ने एक्सेप्ट कर लिया था उनके प्यार को, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन टिकती नहीं। इसके ठीक कुछ दिन बाद ही थैंक्सगिविंग के रात फिर से एक बहुत बड़ा तमाशा होता है। जेरी स्टेफनी और उसके बॉयफ्रेंड को किस करते हुए देख लेता है और बहुत नाराज हो जाता है। पागलों की तरह चिल्लाने लगता है उन पर, उस लड़के पर रेप एलिगेशन लगाता है वो। अब इससे स्टेफनी भी और चुप नहीं रह पाती, वो भी नाराज हो जाती है और जेरी को बहुत भला बुरा कह देती है, जो सुजैन से सहन नहीं होता। वो गुस्से में अपने बेटी को थप्पड़ मार देती है, लेकिन साथ ही साथ जेरी को भी ये क्लियरली कह देती है कि इस बार दोष उसका है, उसने ओवर रिएक्ट किया है। उनकी बेटी अभी लाइफ के जिस स्टेज में है वहाँ ये सब बहुत ही नॉर्मल है। और वैसे भी वो लड़का स्टेफनी का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, वो खुद उसे सालों से जानती है, तो उसे लेकर इतना बड़ा सीन क्रिएट करने का क्या मतलब था। अब जेरी को ये सब बातें पसंद नहीं आती, ना वो स्टेफनी का ऐसा बर्ताव हजम करने वाला था। लेकिन वो इतना समझ चुका था कि शायद यहाँ काम निपटाने का वक्त आ चुका है। इनफ एफर्ट दे चुका है वो उन लोगों के पीछे, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? डिसअपॉइंटमेंट। ये उसका परफेक्ट फैमिली कभी नहीं बन सकता, तो फालतू में और टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा। वो अगले दिन से ही फिर से नए शिकार की तलाश शुरू कर देता है। अपना रियल्टर वाला जॉब छोड़ देता है और एक नए शहर में जाकर नई जिंदगी की तैयारी में लग जाता है, एक्जैक्टली जैसे उसने पिछली बार किया था। लेकिन इसी बीच बेलव्यू में भी बहुत कुछ हो चुका था। जिम के उस आर्टिकल वाले प्लान के फेल करने पर काफी अपसेट हो पड़ा था वो, लेकिन उसका दोस्त भी क्या करता, उसके एडिटर ने उसे फोटो इंक्लूड करने नहीं दिया। एक्चुअली काफी पुरानी इंसिडेंट थी, ऊपर से क्लोज्ड केस भी थी, तो उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं लगा होगा, तो मजबूरन जिम को भी दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। वो उस ऑफिसर को ढूंढ निकालता है जिसने उस केस को लीड किया था और उनसे बात करके काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में मिलता है जिम को, जिसमें से पहली बात तो ये थी कि शायद उस बंदे का असली नाम हेनरी मॉरिसन है ही नहीं। उसके जितने भी सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे फर्जी थे, इसीलिए उसका फिंगरप्रिंट्स भी अनट्रेसेबल रहा। दूसरी बात, इस केस में काम करने वाले क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का दावा है ये केस इस आदमी का फर्स्ट क्राइम नहीं हो सकता। वो जरूर इससे पहले भी कई बार इस सेम पैटर्न को फॉलो कर चुका है। किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैमिली में शामिल होना, उन्हें अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश करना, फिर पसंद ना आने पर उन्हें खत्म करके वहां से गायब हो जाना, यही पैटर्न है उसका। तभी तो इतनी प्रिसाइसली सब कुछ कर पाया वो, बिना किसी गलती के। पुलिस के लिए एक भी क्लू नहीं छोड़ा उसने। अब ऐसे में उनके पास इंतजार करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। इंतजार था उसके अगले क्राइम का, लेकिन जिम नहीं चाहता था उसके बहन की तरह फिर से किसी और को मरना पड़े, तो वो अपने तरीके से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, जिसके लिए वो जा पहुंचता है मॉरिसन हाउस में। उस मैसेकर के बाद उस घर में फिर कभी कोई नहीं गया, किसी वीरान खंडर की तरह बिल्कुल खाली पड़ा था वो घर।
जिम घर में एंटर करते ही सबसे पहले वो जा पहुंचता है बेसमेंट में, क्योंकि हेनरी अपना ज्यादातर समय यहीं तो बिताता था। तो उसे भी आइडिया था कि अगर उसे कोई सुराग मिल सकता है तो वो यहीं से मिलेगा। होता भी यही। वहां पर ये चीजों को अच्छे से देखते वक्त अचानक उसकी नजर पड़ती है एक मैगजीन की तरफ जो खुला पड़ा था वहां। जिम जब गौर से देखता है तो उसे पता चलता है उसका एक पन्ना गायब है, जैसे किसी ने फाड़ लिया हो। अब ये एक ट्रैवल मैगजीन था जिसे देखकर जिम को शक होता है, तो वो लाइब्रेरी में जाकर उस मैगजीन के उसी दिन के कॉपी को ढूंढ निकालता है, जिसमें से उस पन्ने को देखते ही उसे मिल जाता है अपना सुराग, क्योंकि उस पन्ने पर एक जगह की फोटो थी ओकरेज नाम से। जिम ऑलमोस्ट श्योर था कि हो ना हो हेनरी यहीं पर गया है। वो जगह बेलव्यू से ज्यादा दूर भी नहीं थी, एक दिन में ही आसानी से कवर किया जा सकता था। तो जिम भी उसी दिन उस शहर में जा पहुंचता है और छानबीन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो शहर में मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उन सर्टिफिकेट्स की मांग करता है जो लास्ट ईयर रजिस्टर्ड हुआ था। मिलने उनका सर्टिफिकेट जहां एक आदमी ने किसी विडो से शादी करी थी, लेकिन पहले तो कोई उसकी बात नहीं सुनता। फिर ऑफिस में काम करने वाले एक लड़की को पटाकर अपना काम हासिल कर ही लेता है जिम। लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं थी, कुछ 20-25 नाम ही थे। तो वो खुद उनके घर विजिट करने लगता है, इसी उम्मीद में कि कहीं ना कहीं उसे हेनरी दिख जाएगा। एट द सेम टाइम उधर जेरी भी अपना जाल बिछाना शुरू कर चुका था। अपना नेक्स्ट एड्रेस ढूंढ लिया था उसने। इस बार उसका निशाना था रोस्टेल नाम के एक शहर। अभी बाकी थी तो बस एक जॉब और अपने मनपसंद औरत को ढूंढने की। हम नोटिस करते हैं इस बार भी बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करता है जेरी। ओकरे से निकलते ही अपना असली चेहरा छुपा लेता है। वो लेंसेस निकाल के चश्मा पहन लेता है, नकली मूंछ लगाता है और साथ में जो विग अपने सर पर लेकर घूम रहा था इतने दिनों से उसे भी निकाल फेंकता है वो। और इससे आउटकम जो निकलता है, उस चेहरे के साथ ना जेरी का कोई मेल था ना हेनरी का। अपने टैलेंट के दम पर फिर से एक बार अपना काया पलट लिया था जेरी ने, और उसे डिस्गाइज में रेगुलर उस शहर के आसपास के लोकेलिटी को विजिट करने लगा था वो, इस उम्मीद में कि काश घर के साथ कोई विडो भी मिल जाए। जो उसे मिलता भी है। सुजैन की ही तरह एक सिंगल मॉम से मुलाकात होती है उसकी, जो जेरी के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस थी। जेरी की मीठी मीठी बातें और जेंटलमैन वाले हरकतों से पहले दिन ही काफी इम्प्रेस्ड हो चुकी थी वो, तो जेरी भी उसे ही फाइनलाइज करता है। उधर जैसे जैसे उसका ये नया कनेक्शन फॉर्म होने लगा था, ठीक उतनी ही तेजी से इधर सुजैन के प्रति उसके इंटरेस्ट भी कम होने लगा था। पहले की तरह ना कोई एफर्ट देता था वो, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था। उसे जरूरत ही नहीं थी, अभी उसे इंतजार था तो बस सही समय का। लेकिन इसी बीच एक कांड होता है। डॉक्टर बॉन्ड्रंट के मौत के बाद स्टेफनी के लिए एक और साइकियाट्रिस्ट अपॉइंट किया गया था, लेकिन वो स्टेफनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इंस्टेड वो चोरी छुपे डॉक्टर बॉन्ड्रंट के ऑफिस में घुस जाती है और इधर उधर के चीजों को देखते वक्त अचानक ही उसके नजर पड़ती है उनके टेबल पर, जिस पर वो अपनी सारे फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स के बारे में लिख कर रखते थे। ये एक हैबिट थी उनकी। उसे लिस्ट में अचानक स्टेफनी को जेरी का नाम भी नजर आता है, जिससे वो समझ जाती है डॉक्टर बॉन्ड्रंट शायद उससे मिलने गए थे। पर क्यों? उन्होंने तो उससे कभी कोई जिक्र नहीं करी। स्टेफनी को शक होता है तो वो अगले दिन ही उसी घर में चली जाती है छानबीन करने, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जेरी ने कोई सुराग छोड़ा ही नहीं था। इधर इन दी मीनवाइल हम जिम को देखते हैं लगातार कई दिनों तक उस लिस्ट में मेंशन्ड लोगों के घर को विजिट करते हुए, और ऐसे ही फाइनली एक दिन वो जेरी ब्लैक के दरवाजे पर भी दस्तक देता है। बट अनफॉर्चुनेटली तब जेरी घर में नहीं था। सुजैन को लगता है वो जेरी का कोई क्लाइंट होगा, तो वो उससे पूछती है उसे कोई घर खरीदना है या नहीं। इससे जिम को आइडिया मिल जाता है कि शायद जेरी यानी कि हेनरी अभी एक रियल्टर है, लेकिन वो सुजैन से कुछ नहीं कहता क्योंकि वो हेनरी को अलर्ट करना नहीं चाहता था। उसके लौटने तक वो बाकी घरों में भी विजिट करता है और इस तभी जगह हेनरी के फोटो को दिखाता है। लकीली एक आदमी पहचान लेता है उसे और कंफर्म करता है कि इसका शक्ल कुछ हद तक जेरी से मिलता है। अब जिम को तो बस यही सुनना था, तो वो उसी वक्त भागता है सुजैन के घर की तरफ। लेकिन इसी बीच वहाँ बहुत कुछ हो चुका था। जेरी के ऑफिस में कॉल करने पर सुजैन को पता चल चुका था कि जेरी और वहाँ काम नहीं करता। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है उसे रिजाइन किए हुए। अब इसे सुनकर तो लिटरली शॉक लगता है सुजैन को। कुछ देर बाद जेरी के घर लौटते ही वो उसे कन्फ्रंट करती है। हमें लगता है कि शायद उसका पोल खुल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जेरी बहुत ही स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करता है और सारा दोष अपने ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट पर डाल देता है। कहता है वो नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन इसी बीच गलती से वो अपने आप को है मिस्टर हॉटकिंस बुला बैठता है, जो असल में उसका नया नाम था।
एक्चुअली इतने सारे नकली आइडेंटिटी थे उसके कि वो कंफ्यूज्ड हो चुका था कि यहाँ उसका क्या नाम है। उधर सुजैन तो बिल्कुल स्टंट रह जाती है इसे सुनकर, कुछ समझ नहीं पाती वो, और ना उसे वो मौका मिलता है। अचानक ही जेरी उस पर हमला कर देता है, मारकर उसका नाक फोड़ देता है वो, और फिर बेसमेंट के स्टेयरकेस से धकेल के नीचे फेंक देता है। खून के नशे में जैसे पागल ही हो चुका था जेरी, उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। सुजैन के बाद अब वो भागता है स्टेफनी के पीछे, लेकिन इसी बीच जिम आकर उसके दरवाजे पर नॉक करने लगता है। स्टेफनी नहा रही थी तो उसे कॉलिंग बेल की आवाज सुनाई नहीं देती। जेरी ने भी दरवाजा नहीं खोला था तो जिम खुद ही चलकर अंदर आ गया था, और आते ही उसे जेरी भी दिख गया। वही इंसान जिसे ढूंढते हुए यहाँ आया था, वो जिसे देखते ही शूट करने की खुली छूट थी उसे, लेकिन उसे सामने देखकर भी सही समय वो अपनी गन निकाल नहीं पाता। उससे पहले जेरी उसे चाकू से स्टैब करके मार डालता है और फिर जाता है स्टेफनी को मारने। वो तब तक बाथरूम से बाहर आ चुकी थी, लेकिन इस घर में क्या हो रहा है उसे उसके भनक तक नहीं थी। पर फिर भी जेरी को हाथ में चाकू लिए उसके तरफ आते देख वो वैसे ही डर जाती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। और जैसे ही जेरी दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, स्टेफनी उसके पेट में एक कांच का टुकड़ा भोंक देती है, फिर भागती है एटिक की तरफ। उधर जेरी भी नहीं रुकता, वो भी उसके पीछे पीछे ऊपर एटिक में जा पहुंचता है और स्टेफनी पर कब्जा करने की कोशिश करने लगता है। इस समय लकीली उसका पैर एक टूटे हुए फ्लोरबोर्ड पर पड़ता है, जिससे वो डायरेक्टली नीचे जा गिरता है और कुछ देर के लिए बेहोश भी हो जाता है। तो स्टेफनी भी इसी का फायदा उठाकर घर से भागने की कोशिश करती है, मगर वो पागल ऐसा होने नहीं देता। वो फिर से चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। ऐसे में स्टेफनी की मदद करती है उसकी माँ, जो घायल तो थी और किसी तरह खुद को संभाल पा रही थी, लेकिन ऐसे हालत में भी वो जिम के पॉकेट से उसकी गन निकाल के उसी से शूट कर देती है जेरी को मल्टीपल टाइम्स। लेकिन फिर भी जब वो नहीं रुकता तो स्टेफनी उसका काम तमाम करती है, उसी का चाकू छीन कर उसी के सीने में भोंक देती है वो, जिसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। फाइनली एक साइको सीरियल किलर का अंत हुआ था उनके हाथ। भले ही ये सेल्फ डिफेंस में था, लेकिन अपने अनजाने में ही बहुत लोगों की मदद करी थी उन्होंने सिर्फ खुद को ही नहीं बचाया था, बल्कि सिर्फ उन्हीं के वजह से बहुत सारे कोल्ड केसेस को जस्टिस मिला था, और साथ ही साथ उस परिवार को भी एक नई जिंदगी मिली थी जिसे जेरी ने अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया था। एट द एंड हम स्टेफनी और उसके माँ को खुशी खुशी एक साथ रहते हुए देख पाते हैं। अभी उनके बीच और कोई दूरी नहीं थी, एंड होपफुली कभी आएगी भी नहीं। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।